नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमलेंदु जी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में अमलेंदु जी। और इस वक्त बंगाल में जो कुछ चल रहा है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जिस तरह से बागी सांसदों या फिर उससे पहले बागी विधायकों का जो मुद्दा लगातार गरमाया रहा, और अब सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो इस वक्त ये है कि बागी सांसद जो है मिलने पहुंचे ओम बिरला से। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि भले ही बीजेपी इस बात पर खुश हो रही है कि वो जो टीएमसी में करना चाह रही थी, जो तोड़फोड़ वो करना चाह रही थी, उसे उसमें सफलता मिली है, यानी कि ऑपरेशन लोटस जो है सफल हो गया है। लेकिन असल में बीजेपी की जो ये कोशिश थी वो पूरी तरह फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला अब कानूनी दांवपेच में फंस गया है। जिस तरह से ये पूरा खेल रचा गया, या जो स्ट्रेटेजी इसके लिए अपनाई गई, या जिस तरह से खबर आ रही है कि सांसदों ने ये ऐलान किया है कि वो एनसीपीआई में शामिल होने जा रहे हैं, उनमें इसमें विलय कर रहे हैं, तो उसके बाद से ये पूरा मामला, जैसे कि मैंने आपको कहा, कि कानूनी दांवपेच में फंस गया। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से यहां पर फेल नजर आ रहा है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी जो कामयाबी जिसको मिलने वाली थी, बिल्कुल मुंह के पास निवाला तो पहुंचा, लेकिन उसे खा नहीं पा रही है बीजेपी। तो अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं कि किस तरह से बीजेपी की पूरी साजिश आखिरी समय पर यहां पर अब कानूनी दांवपेच में फंस गई है। क्यों ये कहा जा रहा है कि जो ये सांसद हैं इन्हें मान्यता नहीं मिलेगी, क्या पूरा इसके पीछे प्रोसीजर है? एनसीपीआई में शामिल होने के बाद जो विलय की बात जो आ रही है उस पर जैसे कपिल सिब्बल का भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इसे मान्यता मिल ही नहीं सकती क्योंकि ये किसी भी तरह से सही नहीं है। इसके अलावा जो सायोनी घोष है या जो भी जो सांसद उधर शामिल हुए हैं, उस पर जिस तरह से जो टीएमसी के समर्थक है वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उसके बाद क्यों ये कहा जा रहा है कि भले ही बीजेपी ने पूरी कोशिश की, या बागी सांसद जो खुश हो रहे थे कि ओम बिरला से मुलाकात भी कर ली है, उन्होंने जो खबरें पिछले दिनों चल रही थी, जिस तरह से महुआ मोइत्रा ने दावा किया था, या कीर्ति आजाद जो दावा कर रहे थे कि इनके पास सांसद नहीं है, असल में सिर्फ हवाई बातें चल रही हैं, लेकिन उन्होंने वहां मिलकर कहीं ना कहीं उन खबरों पर ब्रेक तो लगाया, पर वो भी अभी मुश्किल में ही फंसा हुआ है। ये पूरा मामला क्यों ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि जो अभी शिवसेना का एक विवाद हुआ था उसमें एक फैसला आया, और सुप्रीम कोर्ट का पहले से ही फैसला है कि मर्जर जो है वो किसी संसदीय पार्टी का नहीं हो सकता। मर्जर जो होगा वो पूरी पार्टी का होगा। आप ये तो कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए तृणमूल कांग्रेस अपना विलय करना चाहे कांग्रेस में या बीजेपी में, या जो एनसीपीआई है उसमें वो अपना विलय करना चाहे, तो आप बने रह सकते हैं 2/3 अगर आपके पास है कि भाई हम तो नहीं जाते, ये तो हो सकता है। लेकिन आप 2/3 हैं तो आप अपना मर्ज कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। तो ये इस तरीके का मर्जर का कोई विकल्प है ही नहीं। इसको लेकर ये सब जो है वो फंस गए हैं। अभी चूंकि ये कहा जा रहा था कि इन्होंने पहले मांग की थी, जो पहले खबरें आई थी, जो पत्र भी मीडिया में आया था कि इन्होंने दिया है स्पीकर ओम बिरला को कि उनको अलग गुट की मान्यता जो है वो दे दी जाए और एनडीए के साथ बैठेंगे, तो अलग गुट तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसके बाद फिर लगता ये है कि बीजेपी ने, जब चूंकि काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ इस पर, ये आने लगे कि तमाम संविधान विशेषज्ञों के मत कि कोई अलग गुट हो ही नहीं सकता और अलग गुट के तौर पर आप नहीं बैठ सकते एनडीए की तरफ जा करके, तब फिर ये बीच का एक रास्ता निकाला गया कि थोड़े समय के लिए कानूनी दांव पे फंस जाए कि हम अलग गुट नहीं, हमने तो मर्जर कर लिया, अपना दूसरी पार्टी मर्ज कर लिया। अब यहाँ समस्या ये है अंशिता कि ठीक है, वो जो एनसीपीआई है वो त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की स्थानीय पार्टी है, राज्य स्तरीय पार्टी है, लेकिन उसका कोई संसदीय दल तो है ही नहीं, चूंकि उसे वोट ही नहीं मिले। पिछले विधानसभा चुनाव में 882 वोट मिले पूरे प्रदेश में, तो आपका कोई सांसद भी नहीं है जो आपका संसदीय दल होता लोकसभा में। तो जब आपका वहाँ कोई लोकसभा में संसदीय दल है ही नहीं, तो मर्जर किसमें हुआ? मर्जर अगर पार्टी में होता तो ठीक था कि आपने पार्टी में मर्ज कर लिया, लेकिन अगर आप संसदीय दल के तौर पर भी मर्ज कर रहे हैं, तब भी वहाँ कोई संसदीय दल नहीं जिसमें आप मर्ज करें, तो यानी आप अलग गुट ही बन रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब आपके ऊपर दल बदल कानून जो है वो लागू होगा। अब देखना ये है कि अब गेंद इस समय जो है वो स्पीकर के पाले में है कि स्पीकर इस पर क्या फैसला लेते हैं। जाहिर सी बात है कि स्पीकर जो फैसला लेंगे जो बीजेपी के हित में होगा। अगर वो कानून के हित में फैसला लेते हैं, संसदीय परंपराओं और कानून के दृष्टिकोण में को रखते हुए अगर फैसला लेते हैं, तो इनकी सबकी सदस्यता जाएगी।
अगर ये नहीं भी लेते हैं इसके तरीके से फैसला, इनके पक्ष में फैसला लेते हैं, तब भी संस्था जाएगी। और क्यों जाएगी? क्योंकि तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट में फिर कानून के मसले पर बात होगी। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि इस तरीके का कोई मर्जर नहीं हो सकता, कोई विभाजन नहीं हो सकता। तो ये फंसे हुए नजर आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अब कपिल सिब्बल का ट्वीट इस वक्त बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं वरिष्ठ वकील भी हैं वो, और इसलिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा तरीके से इस पूरे मामले को समझाया है कि आखिर क्यों ये जो कही जा रही है कि विलय कर रहे हैं, असल में ये विलय हो ही नहीं सकता। तो हम चाहेंगे कि कपिल सिब्बल का वो ट्वीट हम स्क्रीन पर लेकर आए, जिससे हम अपने दर्शकों को बता सके कि आखिर कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं। यहाँ पर बुरी तरह से बीजेपी जो कोशिश कर रही है उसमें बीजेपी तो नहीं फंस रही है, लेकिन असल में फंस रहे हैं वो नेता जो टीएमसी से बगावत करके बीजेपी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है ये मामला। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी को कोशिश जो कर रही थी बीजेपी लगातार, उसमें कामयाबी मिल रही है, लेकिन असल में यहाँ कामयाबी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और इसको लेकर तमाम नेताओं के बयान भी आ रहे हैं, कपिल सिब्बल का बयान भी, जिस पर हमने अभी चर्चा भी कर रहे हैं, हम उस पर भी हम आगे भी और चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो और भी नेता हैं टीएमसी के, उनके बयानों पर अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कपिल सिब्बल का बयान हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उन्होंने लिखा है, टीएमसी रेबल्स बिल मर्ज विद नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी एनसीपी, इंडियन डेमोक्रेसी हैज बिकम द थ्रेटर ऑफ द अवर्स्ट अ जोक। यानी हिंदी में हम आपको इसको पढ़कर सुना देते हैं। उन्होंने लिखा है कि टीएमसी के बागी नेता नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपी में शामिल होंगे। भारतीय लोकतंत्र बेतुका का तमाशा बन गया है, एक मजाक। टीएमसी लेजिस्लेटिव पार्टी के बागी नेता किसी राजनीतिक पार्टी में विलय नहीं कर सकते। ऐसा तभी हो सकता है जब टीएमसी खुद ऐसा करना चाहे, उन्हें अयोग्य घोषित करें। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इन्हें अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। लेकिन जैसा कि अमलेंदु जी आप कह ही रहे हैं, ओम बिरला वही करेंगे जो बीजेपी के हित में होगा, मोदी सरकार के हित में होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी अभी खटखटाया जा सकता है। और जैसे कि हर मामले को लेकर टीएमसी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई रही है, चाहे वो चुनाव में धांधली का मामला रहा हो, एसआईआर के खिलाफ मामला रहा हो, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है टीएमसी। जिस तरह से बंगाल में एकदम से हिंसा बढ़ी है जब से बीजेपी सत्ता में आई है, वहां पर उस पर भी मामला कोर्ट में है ही। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि अगर ओम बिरला इन्हें मान्यता दे देते हैं, इस विलय को स्वीकार कर लेते हैं, तो भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा। और इसी पर बीजेपी बुरी तरह फंसी हुई है, और खासकर फंसे हुए हैं वो टीएमसी नेता जिन्होंने बगावत की है। यानी वो सपने सुहाने देख रहे थे, एनडीए के साथ हाथ मिलाएंगे। हो सकता है बीजेपी की तरफ से उन्हें इस तरह का लालच भी दिया हो कि अभी क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है मोदी सरकार का, उनमें से कुछ नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह देने का ऑफर भी दिया गया हो, और भी तमाम प्रलोभन बीजेपी की तरफ से दिए गए हो। लेकिन अभी उनके वो सपने पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर मामला बहुत ज्यादा पेचीदा होता हुआ दिख रहा है। अमलेंदु जी बिल्कुल बिल्कुल अंशिता, ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा है। और जो बीजेपी सोच रही थी और जो इन सांसदों ने सोचा होगा, असल में देखिए है क्या कि अपनी जान बचाने के लिए कहा जाए एक तरीके से, जिस तरीके से वहाँ टीएमसी के सांसदों पर, विधायकों पर हमले हो रहे हैं और सत्ता के संरक्षण में हमले हो रहे हैं, तो उसके बाद जो जरा भी कमज़ोर लोग हैं वो सब एकदम से भाग खड़े हुए। तो ये सब कमज़ोर लोग हैं, ये एकदम से भाग खड़े हुए। इनमें से बहुत सौ की अपनी अपनी मजबूरियाँ भी हैं, कमजोरियाँ भी, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अंशिता, जो टीएमसी के नेता जिस तरीके से इनको चैलेंज कर रहे हैं कि भाई अगर आप जो जीत कर आए थे, वो जीत कर तो आप दो जोड़ी फूल के उस पर आए थे, यानी आप टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए थे, ममता बनर्जी के नाम पर आप जीत कर आए थे। अगर आप में हिम्मत है तो आप इस्तीफ़ा देकर आके चुनाव लड़ लिए। हालांकि अंशिता, अब जिस तरीके से बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ है, ये अगर सब इस्तीफ़ा देकर भी चुनाव लड़ लेंगे तो सब जीत के आ जाएंगे। भाई जिस तरीके से चुनाव हुआ उसी तरीके से लोकसभा का बाई इलेक्शन भी हो जाएगा। तो जिस तरीके से 4000 मशीनें जल गई 45 दिन के अंदर ही, तो ऐसे फिर मशीनें जल जाएंगी, सब जीत के आ जाएंगे। लेकिन उसके साथ और संकट जो है कानूनी, वो फिर भी खड़े हो जाएंगे। तो ये अच्छा, दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को अभी सख्त आवश्यकता अपना लोकसभा के अंदर 2/3 बहुमत करने की है, ताकि वो जल्दी से जल्दी डीलिमिटेशन करा सके। और डीलिमिटेशन वहाँ से जब पास हो जाएगा, उसके बाद जल्दी से जल्दी मध्यावधि चुनाव करा सके। तो सारी हड़बड़ियाँ जो हैं वो इसीलिए की जा रही हैं, इसीलिए तमाम दलों को लोकसभा के अंदर भी अब तोड़ा जा रहा है कि 362 जो है वो 2/3 का बहुमत वो किसी तरीके से पूरा हो जाए। उसके बाद फिर
डिलिमिटेशन लाया जाए और डिलिमिटेशन को पास कराकर और फिर जो है वो चुनाव में जाए और एसआईआर तब तक पूरा हो चुका होगा पूरे देश भर में और डिलिमिटेशन भी हो जाएगा। तो यानी फिर जो 400 पार का नारा दिया गया था वो 400 पार का नारा अब एक तरीके से पूरा कर लिया जाए तुरंत और लंबे समय तक टिके रहने का इंतजाम किया जाए। लेकिन उसमें ये मामला फंसता हुआ अब नज़र आता है, खासतौर से टीएमसी के मामले में जो किया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि भाई यूबीटी शिवसेना जो है उसके भी सांसदों को तोड़ने की थी, लेकिन कल वो स्पष्ट हो गया कि उनके सभी सांसद बैठक में थे। कुछ जो थे वो ऑनलाइन जुड़े हुए थे और कुछ जो थे सशरीर उपस्थित थे, तो वहाँ वो फेल हो गए। इस तरीके से डीएमके को लेकर बात की जा रही है कि डीएमके को भी समझाया जा रहा है कि भाई डिलिमिटेशन पे हम तुम्हारी बात ये मान लेंगे कि 1971 की जो जनगणना है उसको आधार बना लिया जाए और परसेंटेज जो है जितना है उस तरीके से दिया जाए, लेकिन सीटें बढ़ा ली जाएं। तो यानी डीएमके को एक फेस सेविंग अपने लिए कहने को हो जाए कि हमारी बात मान ली गई, परसेंटेज हमारा उतना ही है। तो परसेंटेज आपका तो ठीक है उतना ही है, आपको 2 या 3 सीटों का फ़ायदा होगा, लेकिन उत्तर भारत में सीटों का कितना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, 150 के आसपास का फ़ायदा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी यही सोच कर चल रही है। तो ये इसकी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे कि किसी तरीके से 362 का यानी 2/3 का आंकड़ा पूरा कर लिया जाए। अभी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई अंशदान, और उसमें इंडिया गठबंधन की बैठक में यही कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो अपना बीज वक्तव्य दिया उसमें यही कहा कि डिलिमिटेशन के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन ने सरकार को लोकसभा में हराया और उसके बाद ये पहली बैठक हो रही है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यानी जो हार हुई एक नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार की लोकसभा में, तो उसको किस तरीके से हार को पचा नहीं पा रहे हैं और ये चाहते हैं कि अब ये फिर से जो डिलिमिटेशन लाएं और उसको पास करा लिया है। तो इसके लिए सब किया जाए, उसकी ये सारी कोशिश चल रही है। लेकिन अब ये मामला जाकर फंस जाएगा। हालांकि देखिए, राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी तोड़कर गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम 7 विधायक हैं, 2/3 हैं और सांसद हैं, जाकर मिले वो उपराष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति ने तुरंत उनको मान्यता दे दी, मर्जर का हो गया। यहाँ भी मर्जर किया जा सकता, लेकिन यहाँ ये भी ये नहीं चाहते हैं कि सीधे बीजेपी में शामिल हो जाएं, ये भी नहीं चाहते। तो यानी ये अपने को एक तरीके से ये भी चाहते हैं कि बार्गेनिंग पावर भी हमारे हाथ में रहे बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी में अगर शामिल हो जाएंगे तो बीजेपी के शामिल होते ही बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी। तो यानी ये हर तरीके से बार्गेनिंग भी चाहते हैं, बीजेपी से भी बार्गेनिंग कर रहे हैं। ये सिर्फ ममता बनर्जी से धोखा नहीं कर रहे हैं, ममता बनर्जी को धोखा करने के साथ साथ बीजेपी से भी बार्गेनिंग कर रहे हैं। और क्या क्या बार्गेनिंग आगे आने वाले समय में करेंगे ये समय बताएगा। लेकिन ये बार्गेनिंग इनको उल्टी भी पड़ सकती है। बीजेपी अपना काम तो निकाल लेगी, उसके बाद इनका क्या होगा तो बीजेपी को क्या लेना देना, इनका काम क्या होगा। अगर इनकी सदस्यता जाती है या अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं, 6 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लग जाता है चुनाव लड़ने के लिए, तो लगे इन पर प्रतिबंध, बीजेपी का तो अपना काम हो जाएगा। बिल्कुल। और बीजेपी सहयोगियों के साथ खिलवाड़ करती है, ये किसी से छिपा नहीं है। लगातार इस तरह की खबरें आती रही हैं और इसी को लेकर अभी हमने कपिल सिब्बल ने जो कुछ कहा उसके बारे में जाना। अब हम अभिषेक मनु सिंघवी को सुन लेते हैं कि कैसे उन्होंने बताया है कि बीजेपी की जो कोशिश है वो बिल्कुल नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है और फंस रहे हैं वो टीएमसी सांसद जिन्होंने अपनी पार्टी से, अपनी मूल पार्टी से बगावत की, उस पार्टी के सहारे जनता के बीच गए, जनता के बीच जाकर वोट मांगा, जनता ने चुन के भेजा संसद में, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी को एक तरह से धोखा दे दिया। क्योंकि यहां पर मैं इसलिए इस बात को कह रही हूं, इस समय मुझे शत्रुघ्न सिन्हा का वो ट्वीट बहुत ज्यादा याद आ रहा है अमलेंदु जी। उन्होंने बाकायदा ये लिखा था कि जब कोई नहीं खड़ा था तब मेरे साथ ममता बनर्जी खड़ी हुई थी, तो मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं। और इसी तरह कीर्ति आजाद भी लगातार यही कह रहे हैं, लगातार जो भी ममता बनर्जी के समर्थक है वो यही कह रहे हैं कि धोखा दिया है, गलत किया है इन लोगों ने। ममता बनर्जी ने हर समय उनका साथ दिया, ममता बनर्जी के सहारे से वो लोग संसद में चुनकर पहुंचे और आज उन्हीं को धोखा देकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, बीजेपी भी इनको धोखा दे सकती है। यानी ममता बनर्जी के साथ धोखा अगर कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में इनके साथ धोखा हो सकता है, ये तय माना जा रहा है। फिलहाल हम अभिषेक मनु सिंघवी को सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने। Foremost questions are because you are saying that morally they don't have any right, but legally they have anything to cover like what the Kakuli ghost faction of MPs. I have just told you the Kakuli faction so-called is saying that we will not merge, but we will sit separately. I have just told you that there are 2 conditions. A political party must merge with another political party, and cumulatively and conjunctively the legislature party must have 2/3 switching. On the contrary, they are directly subject to the anti-defection law, and the speaker can and should disqualify them in 5 minutes because they are saying that we are not merging, we are sitting as a separate group. Where is this concept of separate group? There is nothing called a separate group.
If you are a Trinamool separate group, 2/3 or no, you are not satisfying condition number 1 written in the 10th schedule, that a political party X must merge with Y or become Y, or Y must merge with X. So they are themselves saying it. तो अभी अभिषेक मनु सिंघवी को हम सुन रहे थे, उन्होंने भी वही कहा है कि जो ये कर रहे हैं इसमें इनको सफलता नहीं मिलेगी, यानी ये मामला कानूनी दांवपेच में फंस चुका है। और टीएमसी यानी ममता बनर्जी जो मूल उसकी प्रमुख है टीएमसी की, उनकी भी जो कोशिश है या लगातार हम जो देख रहे हैं कि वो बहुत ही शांति से इस पूरे मामले को सुलझा रही हैं, और इसमें भी उन्होंने कोई ना कोई रणनीति जरूर बना रखी होगी। और यही वजह है कि उनके जो नेता हैं लगातार उनके बयान आ रहे हैं, चाहे वो सागरिका घोष हो, चाहे वो मदन मित्रा हो, ये सभी लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो आज भी इसी तरह के बयान दे रहे हैं कि वो अपने चेयरपर्सन से मिलने जा रहे हैं। मदन मित्रा को हम सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। तो अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगी, पहले इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे किस तरह से बयान आ रहे हैं, क्योंकि जो ममता बनर्जी के साथ जो लोग खड़े हुए हैं वो बहुत ही मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। खुलकर वो लोग आगे आकर ये कह रहे हैं, चाहे वो कीर्ति आजाद का बयान हो, शत्रुघ्न सिन्हा का बयान हो या दूसरे तमाम जो नेता हो, वो खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है, पैसे का लालच तक दे रही है, लेकिन फिर भी ये लोग डिग नहीं रहे हैं और ये अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि ये ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगे। और ये अपने आप में बहुत अच्छा संदेश है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हो रहा है। आपने अभी जिक्र किया खड़गे का जो बयान आया था, या जिस तरह से डिलिमिटेशन के लिए जो बीजेपी पूरी ये रणनीति तैयार कर रही है, जो ये स्ट्रैटेजी अपना रही है कि कैसे वो अपना संख्या बल बढ़ा ले और डिलिमिटेशन जिसे वो पास नहीं करा पाई थी अपने पिछले सत्र में, उसे आगे आने वाले समय में बहुत आसानी से पास करा ले। यही वजह है कि टीएमसी में टूट, उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट, ये सारी कोशिशें बीजेपी की तरफ से चल रही हैं, लेकिन इसमें बीजेपी को सफलता नहीं मिल रही। वहीं दूसरी तरफ यहाँ क्योंकि इंडिया गठबंधन की आपने बात की, तो यहाँ पर राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने बयान को हिंदी में जब उन्होंने दोबारा से उसको जारी किया है, इससे भी साफ है कि बीजेपी की उस कोशिश को भी नाकाम करने के लिए इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। यानी बीजेपी उत्तर भारत में खुद को मजबूत करने की जो पूरी कोशिश कर रही है उसमें भी विपक्ष सेंध लगाएगा, क्योंकि कांग्रेस अब उत्तर भारत पर भी फोकस कर रही है। राहुल गांधी का वो जो बयान है वो अपने आप में ये बहुत मायने रखता है कि वो अब हिंदी बेल्ट में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। फिलहाल वापस आते हैं, अभी हम सुनते हैं मदन मित्रा को क्या कुछ बोले हैं उन्होंने। हम लोग का ये हमारा पार्टी का चेयरपर्सन का घर है। मैं जा रहे हैं, अगर मौका मिले, फुर्सत मिले तो मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन ये जो काम हुआ है ये बेइंसाफी है, क्योंकि ये लोग ये बता के चुनाव में नहीं लड़े थे कि हम तृणमूल को विरोध में दूसरा पार्टी करें। ये लोग बोला था तृणमूल को पार्टी को मजबूत करने के लिए जोड़ापुर में वोट देकर ममता बनर्जी को लीडर करके ये जो बात बता के चुनाव लड़े हैं वो बात से ये हट गए। ये पूरा से पूरा बेईमानी है। लेकिन ठीक है, अभी वो लोग ये चाहते हैं करे हैं, लेकिन सब आदमी तो एक काम नहीं करेगा। लेकिन उनके पास 2/3 नंबर है। आज स्पीकर के साथ मिलकर चिट्ठी दिया है, अगुवाई कर रहे हैं सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष दोस्तीदार, अलग से बैठना चाहते हैं सांसद के अधिवेशन। सुनिए, अलग से पार्टी करने के लिए जितना नंबर को जरूरत होता है वो इतना छोटा नंबर से नहीं होगा। अच्छा, तो अभी बहुत प्रोसेस है, देखते दीजिए क्या इसकी तो अभी मदन मित्रा को हम सुन रहे थे, उन्होंने भी वही कहा कि भले ही नंबर दे दिया गया है लेकिन उस पर मान्यता नहीं मिल सकती। तो अमलेंदु जी अब आपके पास आना चाहूंगी। बीच में वाइट पर हम चर्चा करने लगे थे तो हमारी वो चर्चा जो चल रही थी वो अधूरी रह गई थी। मैं वापस आपके पास आना चाहती हूँ कि किस तरह से ये मुद्दा अब बुरी तरह फंसता जा रहा है। अभी मदन मित्रा को भी हमने सुना और इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी के बयान पर भी हमने चर्चा की। यानी साफ है कि टीएमसी यानी जो ममता बनर्जी है, फिलहाल अभी टीएमसी उन्हीं की ही पार्टी है, भले ही कोशिशें चल रही हैं उससे खींचने की, छीनने की, लेकिन अभी ममता बनर्जी पूरी कोशिश कर रही है। यानी इसी आधार पर ये बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने पीछे प्लान भी तैयार कर लिया है। देखिए, ये असल में जो इन बागी सांसदों का प्लान बी था उसको बीजेपी ने शायद एक तरीके से फेल करा दिया। और वो ऐसे समझा सकता है अंशतः कि जो विधानसभा है वहाँ भी इनके 64 या 59 कितने विधायक हैं वो बागी होकर चले गए, उन्होंने अपने नेता चुन लिया।
यहाँ भी इन्होंने चुन लिया। तो यानी आप दावा कर सकते थे कि असली टीएमसी हम हैं, जो आपने शिंदे के जरिए महाराष्ट्र में किया था, उस तरीके से आप खेल कर सकते थे। तब ये मामला दांव पेच में फंसता कि असली टीएमसी कौन है कि नहीं, और चुनाव के पाले में गेंद चली जाती। यहाँ क्या गड़बड़ी हुई है इनसे कि आपने ये दावा नहीं किया, और खुद जो है वो शताब्दी राय वो कह रही है कि हमने टीएमसी पर दावा नहीं किया है, हमने अपना मर्जर कर लिया। अगर आपने टीएमसी पर अपना दावा नहीं किया, कानून ये कहता है कि मर्जर जो है वो पार्टी करेगी, मर्जर संसदीय दल नहीं करेगा। दूसरी चीज़, संसदीय दल के चेयरमैन जो हैं वो चीफ विप जो हैं वो कल्याण बनर्जी हैं, काकोली दस्तीदार है नहीं जिनके हस्ताक्षर सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए ये भी इनका दावा जो है फेल हो जाता है। अब आकर गेंद फंसती है ओम बिरला के पाले में, लेकिन ओम बिरला के पास पहले से ही जाकर एक कैविएट आप जिसको कह सकती हैं वो दाखिल है। अब वो कैविएट क्या है कि आप किसी गुट को मान्यता नहीं दे सकते, ये गैर कानूनी है। जो पत्र जाकर कल कीर्ति आजाद और सागर का घोष ने ओम बिरला को सौंप दिया है इनके पत्र सौंपने से पहले, तो ये पत्र जब ओम बिरला के पास है तो कोई भी निर्णय लेने से पहले ओम बिरला को उस पत्र पर भी अपनी देना होगी व्यवस्था, उसके बाद आप कोई उस पर फैसला ले सकते हैं। अगर उनके पत्र को खारिज किए बिना आप इनको मान्यता दे देते हैं तो भी मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। यानी हर तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही है, ये सबसे बड़ी बात है। और चूंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला आ चुका है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर होगा, ये विकल्प बचा ही नहीं है कि आप पार्टी से 2/3 बहुमत से आप लेकर 2/3 नहीं है 3/4 भी हो जाए, 100% भी हो जाए, तब भी ये मर्जर नहीं हो सकता। मर्जर पॉलिटिकल पार्टी ही करेगी। और जो विधानसभा के जो चुन लिया गया यहाँ नेता विरोधी दल, उसको लेकर जो हाई कोर्ट में मामला गया हुआ है, उसमें हाई कोर्ट ने पूछा है स्पीकर से कि आप हमें ये बताइए कि बिना पॉलिटिकल पार्टी के रिकमेंडेशन के आपने कैसे किसी व्यक्ति को नेता विरोधी दल चुन लिया। जी नेता विरोधी दल जो चुना जाता है वो पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट करके भेजती है। बिल्कुल। तो पॉलिटिकल पार्टी ने जब नॉमिनेट करके नहीं भेजा तो आपने कैसे चुन लिया। तो वो क्लोज यहाँ भी लागू होगा कि जब पॉलिटिकल पार्टी ने मर्जर नहीं किया तो आपने इनका मर्जर कैसे मान लिया, कौन सी पार्टी है, कौन सी किस आधार पे है। तो ये अंशिता जो है ये मसला जो है यहाँ आकर फंसेगा ओम बिरला साहब के पाले में भी। अब ये कहा जा रहा है कि साहब क्या कानूनी राय इन लोगों ने नहीं ली होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास सॉलिसिटर जनरल हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, खुद की उसकी अपनी बड़े वकीलों की फ़ौज है, रविशंकर प्रसाद हैं, सबसे बड़े वकील उनके पास जो हैं इस तरीके के महेश जेठमलानी हैं, ये तमाम वकील हैं, हरीश साल्वे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो इन्होंने क्या राय नहीं दी होगी। इन्होंने राय दी तभी एनडीए में अलग गुट नहीं बना जी। तो ये बीच का रास्ता निकाला गया कि थोड़े समय के लिए बच जाए ताकि स्पीकर को फैसला लेने में दिक्कत जो है ज़्यादा ना हो। ये कहा जा सके साहब ये तो मर्जर हुआ है, लेकिन फिर भी मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में फंसेगा कि मर्जर पॉलिटिकल पार्टी का होगा, संसदीय दल का मर्जर नहीं होगा, किसी गुट का मर्जर नहीं होगा। तो आप अगर मर्जर कर भी रहे हैं तो आप अपने को एक गुट मानकर मर्जर कर रहे हैं, तो ये गुट की मान्यता ओम बिरला नहीं दे सकते। इसलिए ये मर्जर जो है पूरी तरीके से अवैध है और ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर नहीं टिकेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े वकील जो हैं अभिषेक मनु सिंह भी और कपिल सिब्बल दोनों कह रहे हैं ये अवैध है, अलोकतांत्रिक है और कानून सम्मत नहीं है, इनको अयोग्य घोषित किया जाए। तो ये अयोग्य तो घोषित होने ही होने हैं, भले ही बीजेपी जो है इतना देर कर ले कि अपने बिल पास करा ले किसी तरीके से इनके जरिए इतना कर ले, ये तो हो सकता है, लेकिन ये बच जाएंगे ये किसी भी हाल में संभव नहीं है जी। ये है बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने समझाया कि किस तरह से बीजेपी सिर्फ अपना काम निकालेगी, तब तक इन्हें अपने साथ रखेगी और उसके बाद इन्हें दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाएगा, जैसा कि वो अपने सहयोगियों के साथ करती है। लेकिन ये तो पूरी तरह सहयोगी भी नहीं बन पा रहे हैं, किसी आधार पर ये सहयोगी नहीं बन रहे हैं। इन्हें सिर्फ उतने समय के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि बीजेपी डिलिमिटेशन वाला जो उसका बिल पास नहीं हो पा रहा है, विपक्ष की ताकत के आगे जो मजबूर होना पड़ा मोदी सरकार को लोकसभा के अंदर, बहुमत होने के बावजूद, एनडीए सरकार के पास बहुमत था, बावजूद इसके वो बिल पास नहीं करा पाई। यानी साफ है कि एनडीए के अंदर भी कहीं ना कहीं दरार पड़ी हुई है उस मुद्दे को लेकर, और उसी दरार की वजह से जब डिलिमिटेशन पूरा नहीं पास करा पाई बीजेपी, इसलिए वो कोशिश कर रही है कि कैसे भी अपना संख्या बढ़ा ले, यानी बीजेपी सांसदों की संख्या बढ़ा ले या कुछ और सांसद अपने साथ जोड़ ले जिन्हें वो मंत्रिमंडल में जगह देने का प्रलोभन दे और उन्हें फिर अपना मतलब के लिए अपने साथ लाकर डिलिमिटेशन को पास करा के और फिर उसके बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। ये
ये सारी कहानी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से चल रही है, लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए ये मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि ना तो बीजेपी का वो सपना पूरा होता दिख रहा है और ना ही टीएमसी के बागी सांसदों का वो सपना पूरा होता दिख रहा है। यहाँ पर दोनों ही बुरी तरह फंसे हुए, और इसी को लेकर रविदास मेहरोत्रा हैं, उनका भी बयान आया है, उन्हें सुन लेते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। सर, टीएमसी में असली बनाम नकली की लड़ाई तेज है। बागी सांसद सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलेंगे, सर क्या कहेंगे? भाजपा की सरकार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का डर दिखा करके प्रशासन, सत्ता और धन बल का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है। भाजपा की सरकार ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी को भी तोड़ने का काम किया है। टीएमसी के सांसद और विधायक भाजपा से मिले हैं, लेकिन जनता टीएमसी के साथ में है और ममता बनर्जी की पार्टी ही असली। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता का ये बयान था, हमने सुना। इससे एक साफ बात हो रही है यहाँ पर अमलेंदु जी की पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है। जब से पश्चिम बंगाल के नतीजे आए हैं, इंडिया गठबंधन पहले से ज्यादा एक्टिव और मजबूत दिख रहा है। यानी ये मैसेज जा चुका है कि बिना कांग्रेस के विपक्ष मजबूती से बीजेपी का सामना नहीं कर सकता। और ये बयान खुद अब कांग्रेस के नेता भी खुलकर कह रहे हैं कि ये मान लीजिए कि राहुल गांधी का नेतृत्व आपको स्वीकार करना चाहिए। जिस तरह से बयान आया इमरान मसूद का, उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपके पास आना चाहूंगी कि इंडिया गठबंधन की मजबूती कैसे बीजेपी के लिए चुनौती बनने जा रही है आगे, और ये मामला और कितना पेचीदा होने जा रहा है। देखिए अंशिता, ये मामला और ज़्यादा पेचीदा होता चला जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई आपसी संघर्ष की स्थिति नहीं थी या नहीं है, थी। और उस बैठक में खुलकर सामने भी आई। राहुल गांधी ने जो अपना वक्तव्य जारी किया, उसमें भी वो उन चीज़ों की तरफ इशारा साफ तौर पर कर रहे हैं कि हमारे बीच में मतभेद भी हैं, लेकिन वो मतभेद राज्यों की राजनीति में हैं। दिल्ली में जब हम आएंगे, इस सरकार के खिलाफ आने वाली बात होगी, तो हम एकजुट होंगे। ये कहा भी राहुल गांधी ने कि भाई आज डीएमके से हमारी नहीं बन रही है, लेकिन जब दिल्ली में आकर ये बात होगी, आइडिया ऑफ इंडिया की बात होगी, तो डीएमके भी हमारे साथ खड़ी होगी। ये राहुल गांधी ने स्पष्ट किया। तो बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। तो अब ये तैयारी शुरू की गई है कि ठीक है, आप हमारे खिलाफ हो रहे हैं, हम आपको ही तोड़ना शुरू करते हैं। अब टीएमसी के अगर 20 सांसद टूट जाते हैं 29 में से, तो बचेंगे 9, तो इंडिया गठबंधन की तो कमजोरी हुई ना। बिल्कुल। लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए भी आपको 2/3 चाहिए, तो आप कितनी पार्टियां तोड़ेंगे? यानी आप ये भी तोड़ लें, आप डीएमके में भी लगा लें, आप शिवसेना यूपीटे में भी कर लें, तब भी वो 362 नहीं होंगे। बिल्कुल। तो ये समस्या उनके सामने, तो उनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा संकट खड़ा हो रहा है, तो इसलिए ये सब चीज़ें कर रही। लेकिन ये आगे आने वाला समय जो है इसके लिए होगा। अब जो यहाँ तक ये कहा जा रहा है अंशिता कि भाई जो लोग गए, इनके ऊपर कुछ ना कुछ मामले थे, जैसे सुदीप बंदोपाध्याय का मामला आया, काकोली घोष दस्तीदार का आया, सायोनी घोष का भी आ गया। बताया जाता है कि कोई कुंतल घोष हैं जो पकड़े गए थे, यूथ टीएमसी के नेता थे, और उसमें उन्होंने सायोनी घोष का कहीं नाम ले दिया है। हालांकि ईडी ने अभी नहीं बुलाया उनको, इस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। तो अगर यही मान लिया जाए कि ईडी और सीबीआई के जरिए ही केवल किया गया है, तो भाई जो कुणाल घोष है उनको भी तो नोटिस है। अभिषेक बनर्जी के आज है ही ईडी दफ्तर में, हाँ दफ्तर में है, और आधी रात में जो है सीआईडी उनका दरवाजे तोड़ के तलाशी ले रही है। उनको बुलाया जा रहा है, गिरफ्तारी लगातार। नतीजे आए हैं, अभिषेक बनर्जी तो निशाने पे। तो सबसे पहले तो अभिषेक बनर्जी को जाना चाहिए था। हमले भी हुए हैं, बिल्कुल। मैं इसी मुद्दे पर आने वाली थी कि हमले भी हो गए, जानलेवा हमले हुए, तब भी नहीं हुए। अच्छा, इसी तरीके से मदन मित्रा, जिनको हम सुनाया, उनके यहाँ ईडी तलाशी ले रही है, मुकदमे हैं, तो भाई मदन मित्रा भी चले जाते। तो ये केवल अकेले ईडी और सीबीआई का मसला नहीं है, इसको यह समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा बंगाल की उस जनता को जिन्होंने इन लोगों को चुनकर भेजा कि ये वास्तव में गद्दार है, जो इनको कहा जा रहा है कि ये गद्दार ही है। वरना 6 बार के सांसद जो हैं वो एकदम से सीबीआई और ईडी के डर से चले जाएंगे। जब सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार किया सीबीआई ने, तब तो गए नहीं। सत्ता के लोभी भी कह सकते हैं। यस, असली बात यही है कि अब उन्हें लगता है कि चूंकि अब वहाँ सरकार बन गई है बीजेपी की पश्चिम बंगाल में, तो अब वहाँ सरकार है, और चूंकि थम्पिंग मेजोरिटी के साथ बन गई है, 2/3 बहुमत के साथ बन गई है, तो अब 5 साल वहाँ वो सरकार रहनी है, तो 5 साल वहाँ मजे लिए जाएं। ये असल में असली संकट अंशिता है। तो इसलिए जो है, जो मजबूत लोग हैं, जो संघर्षों से निकल कर आए, वो टिके रहेंगे। अब शत्रुघ्न सिन्हा, भाई अगर ऐसे कोई मामले होते तो शत्रुघ्न सिन्हा तो मंत्री भी रहे। बिल्कुल।
तो उनके खिलाफ भी तो कुछ चीजें निकाल के लाई जा सकती हैं, वो तो नहीं जा रहे। कीर्ति आजाद तो बीसीसीआई में रहे, तो उनके खिलाफ तो चीजें नहीं लाई जा सकती। आजाद तो डंके की चोट पर खुलकर ये बात कह रहे हैं कि किस तरह से ऑफर दिया गया। तो ऑफर उनको भी था। सागरिका घोष तो पहली बार चुनकर आई हैं, राज्यसभा में हैं, वो तो टिकी हुई हैं। बिल्कुल, और हम सागरिका घोष को सुन भी सकते हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने, कैसे उन्होंने कहा है कि ये हो ही नहीं सकता जो भी बीजेपी कोशिश कर रही है या जो टीएमसी के बागी नेता सपने देख रहे हैं। सुनिए। That is against the constitution and against the law. They are an illegal, unconstitutional group. साफ साफ कहा है उन्होंने कि जो भी हो रहा है वो इलीगल है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, लॉ के भी खिलाफ है, यानी ये संभव ही नहीं है जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है। अमलेंदु जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, ये बात तो हम लोग भी अंशिता कह रहे हैं, और तमाम संविधान विशेषज्ञों से और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों से हम लोगों की भी बातचीत होती रहती है, और इतना 30 साल से ज़्यादा का पत्रकारिता का अनुभव है, और तमाम हम लोगों ने देखें किस तरीके से दल बदल होते हैं, कैसे कैसे दल बदल कानून परिवर्तित हुआ है, ये सब देखें क्या क्या संशोधन हुए। उसके बाद हम लोग भी समझते हैं कि ये कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। राघव चड्ढा का मामला भी ठीक नहीं है कानूनी तौर पे, वो भी निरस्त होगा, उनकी भी सस्ता जानी है, ऐसा नहीं है कि उनकी बच जाएगी। तो यहाँ, लेकिन वहाँ एक कमी क्या थी, वहाँ पहले से कोई कैविएट जिसको आप कह सकती हैं वो आपकी तरफ से नहीं था, लेकिन यहाँ तो टीएमसी जाकर दिया ही है ओम बिरला को कि आप इनको नहीं देंगे अलग गुट की मान्यता, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी है, पेरेंटल पार्टी है, उसकी तरफ से वहाँ दाखिल है प्रतिवाद। तो ओम बिरला साहब को पहले उसको निरस्त करना पड़ेगा, तब उसके बाद इस पर फैसला लेना पड़ेगा। यानी पहले आपको एप्लीकेशन जो है वो टीएमसी की जो है उसका फिर उन लोगों ने तो अमलेंदु जी, लेकिन उन लोगों ने बीजेपी में शामिल होने की बात भी की है ना, ये लोग तो कुछ और ही तीसरा रास्ता अपना रहे हैं, यहाँ पे ये भी फर्क है दोनों में। हाँ बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बीजेपी में एक पहले से पार्टी उसके अंदर उसका संसदीय दल है, उसमें किया, तो यहाँ तो इनका संसदीय दल भी नहीं है, एनसीपीआई का तो कोई संसदीय दल भी नहीं है, आपका एक विधायक तो नहीं है, सांसद की तो बात छोड़ दीजिए, पूरे देश भर में कहीं नहीं है। तो ये आप कैसे, मतलब संसदीय दल वहां मर्जर कैसे हो जाएगा? चुनावों में कुल 800 वोट मिलते हैं, कुल 800 वोट मिलते हैं। भाई अगर आपने किसी मेघालय की पार्टी का किया होता जो एनडीए में शामिल है, आपने कोणार्क संगमा की पार्टी में कर लिया होता, तब चीजें समझ में आती थी, भाई चलो उनका है वहां, उसमें आपने मर्जर किया है, लेकिन यहाँ तो आपका कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़्यादा कानूनी तौर पर अगर देखा जाए, बीजेपी ने इन 20 लोगों को फंसा दिया है अच्छे तरीके। अच्छा, एक मजे की बात ये है अंशिता, पहले जो लिस्ट आ रही थी उस लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम था, वो प्रतिमा मंडल जो थी उनका भी नाम था। जब उन दोनों के बयान आ गए कि हमारे दस्तखत किसने कर दी, तो वो लिस्ट गायब हो गई, नई लिस्ट आ गई, अभी नई लिस्ट पहुंच गई है। बिल्कुल। तो भाई अगर उन दो के भी नाम आपने शामिल किए तो उस समय 20 की क्यों आपने 22 की लिस्ट जारी क्यों नहीं की? इस तरफ से पहले ये आरोप लगाया गया था, विधायक दल वाला जो मामला चल रहा था उसमें, कि यहाँ से झूठे सिग्नेचर किए गए हैं, यहाँ से उसका मामला चल रहा है। अभिषेक बनर्जी पर हाई कोर्ट ने भी जो पूछा है, उनको जो गिरफ्तारी से राहत दी है अभी 3 हफ्ते के लिए अभिषेक बनर्जी को, उसमें यही है कि भाई इन्होंने दस्तखत किए थे, ठीक है दस्तखत किए, तो किस हैसियत से किए थे? कि पार्टी के महासचिव की हैसियत से किए थे। तो पार्टी महासचिव तो दस्तखत करेगा, वही तो अधिकृत है करने के लिए, तो इसमें फर्जी विधायकों का फर्जी दस्तखत का मामला कहाँ से आ गया? यही तो पूछा है हाई कोर्ट भी कि भाई जब पार्टी जो है वो दे रही है किसी को नियुक्त करने का पत्र, तो आपने उसको नियुक्त ना करके दूसरे व्यक्ति को आपने कैसे कर दिया? बल्कि फंसी हुई थी काकोली दिखाई दे रही है यहाँ। जी, काकोली घोष दस्तीदार जो है वो फंसी हुई यहाँ दिखाई दे रही हैं, और साथ में लेके डूबेंगी 19 को और को, खुद तो जाएंगी, 19 को और को लेकर जाएंगी। तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि सिर्फ सीबीआई और ईडी का मामला नहीं है, यहाँ और भी बहुत सारे खेल इसके पीछे अंशतः हैं। अब वो क्या क्या खेल हैं वो थोड़े आने वाले समय में मालूम पड़ जाएगा किस तरीके से। आश्चर्य तो उन लोगों के ऊपर होता है जो चुनाव से 4 मतलब 1 दिन पहले तक, और चुनाव जिस दिन के मतलब परिणाम आ रहे थे उस दिन तक जो कुछ कह रहे थे वो 3 दिन के अंदर ही बदल गए। बिल्कुल। तो बिल्कुल हम बात कर ही रहे हैं ना अमलेंदु जी, वो सत्ता का लोभ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यही एक तरह से बीजेपी ने लालच देकर ही ये कोशिश, पूरा जो ये कह सकते हैं कि जो पूरी ये की है, जो जिस तरह से ये सियासत की है बीजेपी ने, जो रणनीति की है, उसमें अब वो फंसती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल हम कुणाल घोष को भी सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने। They are not elected as independent MPs here. They elected as Trinamool Congress, and the voters who supported them, each and every voter who supported them, they are anti-Bhajpa voters, right? And now they are shifting to pro-Bhajpa, NDA.
So this is not a betrayal, not only betrayal with Mamata Didi ya Trinamool Congress, but also betrayal with each and every voters of them. They can go to the, they can take a symbol for the go to the court and argue that. Derek O'Brien can explain on this subject. Okay, thank you. Rather today also you go to the CID. Yes, and CID, they called me and I always cooperated with any kind of investigation. I cooperated. My best. 20 employees they are going to. तो अभी हम कुणाल घोष को सुन रहे थे। लगातार हर पार्टी नेता के बयान इसी तरह के आ रहे हैं कि ये सब जो चाल है बीजेपी की वो जल्द ही फेल होने वाली है। और जैसा कि हम कह ही रहे हैं कि धीरे धीरे ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर क्यों टीएमसी में ये बगावत हुई, क्यों ये बागी सांसद अब बीजेपी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं, सहयोगी दल के तौर पर उसके साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। इसकी भी परतें खुलेंगी दिन पर दिन आकर, लेकिन फिलहाल ये फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इधर इंडिया गठबंधन पूरी एकजुटता दिखा रहा है। लगातार ये देखने को मिल रहा है जब से नतीजे आए पश्चिम बंगाल के कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता है। और यही वजह रही कि 2 साल बाद जून में बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, जिसने उन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिसको लेकर बीजेपी कहती है कि टूट हो गई है, बिखर गया है इंडिया गठबंधन। लेकिन यहां पर उस मंच पर सारे दलों ने, यहां पर 25 से 26 दल मौजूद रहे और कई दलों ने ये मैसेज पहुंचाया कि हम किसी वजह से इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के साथ ही खड़े हुए हैं। और यह साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन में किसी भी तरह का मतभेद नहीं है इस मुद्दे को लेकर कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर ही लड़ना पड़ेगा, यह तय हो चुका है। और यही बात नाना पटोले की तरफ से भी कही जा रही है, यही बात इमरान मसूद की तरफ से भी कही जा रही है, यही बात तमाम इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं की तरफ से की जा रही है कि टीएमसी में जो हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है। यानी ममता बनर्जी इस लड़ाई में अकेले दिखाई नहीं दे रही हैं। और इस वक्त इमरान मसूद का बयान बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। किस तरह से उन्होंने साफ कह दिया है कि राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करना ही पड़ेगा। सुन लेते हैं एक बार इमरान मसूद को क्या कुछ कहा उन्होंने। इमरान जी, आप लगातार सपा को नशे दे रहे हैं कि टीएमसी की राह पर नहीं चले, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सपा को नसीहत नहीं दे रहा हूँ, ना मैं इतना बड़ा नेता हूँ। मैं हालात बता रहा हूँ कि हालात देख लीजिए। राहुल गांधी का हाथ मजबूती के साथ थाम लीजिए। राहुल गांधी का हाथ मजबूती से थामेंगे तो इस दलदल से बच पाएंगे, वरना जो उन्होंने बंगाल के अंदर किया है, जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने साथ और अपने ऐसे खिलाफ के जो छोटे छोटे दल थे उनको नेस्ता नाबूद कर दिया है। बचने का एक ही रास्ता है, उसका नाम है राहुल गांधी। हाथ थाम लीजिए राहुल गांधी का मजबूती से, तभी इनसे पार पा पाएंगे, इसके अलावा नहीं। इमरान मसूद के बयान पर अभी हम बात कर रहे थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा, राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी का मुकाबला मुश्किल है। लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है अमलेंदु जी, और वो खबर ये है कि एनसीपीआई जिसमें मर्जर की बात की जा रही है, टीएमसी के बागी सांसद ये कह रहे हैं कि हम उसमें अपना विलय कर रहे हैं। उसके सेक्रेटरी ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि हम इन बागी सांसदों को अपने साथ नहीं लेंगे, क्योंकि जो अपना घर छोड़कर आ रहे हैं उन पर हम विश्वास नहीं कर सकते। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है अमलेंदु जी। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी खबर है अंशिता कि जो एनसीपीआई है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका बयान जो है वो सामने आया है। उनकी भी बाइट आएगी, वो भी हम लोग दिखाएंगे। और उनका कहना है कि भाई हमको इस बारे में किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं है, और ये साफ तौर पर कहते हैं कि भाई ये हमें जो है सोशल मीडिया से ही मालूम पड़ा है। तो उनकी अब बयान लंबा चौड़ा है, वो भी हम लोग अंशिता सुनवाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और ये साफ तौर पर मतलब उन्होंने कहा है कि हमको तो सोशल मीडिया से ही जानकारी मिली है कि ये 20 जो हैं ये आ रहे हैं, और ये कहाँ आ रहे हैं हमें नहीं मालूम। और ये बड़ी खबर जो है इस समय की ये है, यानी अधर में लटक गए हैं अब ये 20 एमपी, यानी घर के रहे ना घाट के, माया मिली ना राम, ये साफ तौर पर समझा सकता है। और ये नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के जो संस्थापक हैं और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं शांतनु डे, ये कह रहे हैं कि मुझे तो सोशल मीडिया से न्यूज़ से ही पता चला। ये उनका कहना है, और अभी तक उन्होंने मुझे कोई कॉल नहीं किया है, ये उनका कहना है। तो उनकी बाइट है, वो हम लोग सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस वक्त शांतनु डे का ये बयान, उनका ये कहना कि मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब उनकी पार्टी में मर्जर की बातें चल रही हैं और जनरल सेक्रेटरी या फिर फाउंडर को ये बात पता ही नहीं है कि उनकी पार्टी में कोई सांसद शामिल होने आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक और कानूनी पेच फंस जाता है अंशिता। अब ये बयान भी रिकॉर्ड हो जाएगा, मतलब ममता बनर्जी ने इसको भी
कर लिया होगा ये किस समय बयान आया है स्पीकर साहब के पास। इसका मतलब अगर आप मर्जर का लेकर के कल आपने पत्र सौंपा है कि हम एनसीपीआई में मर्जर कर रहे हैं, यानी कल तक उसके फाउंडर को नहीं मालूम था। अब ये कानूनी तौर से और फंस गए। बिल्कुल, मतलब अपनी मर्जी ही यहाँ पर चलाई जा रही है पूरी तरह से कि सब कुछ यही डिसाइड कर लेंगे। फिलहाल शांतनु डे का बयान इस वक्त बहुत अहम है, सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। नाम तो शांतनु डे है और मैं फाउंडर हूँ और मेरा डेजिग्नेशन नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। तो अब कैसे पता चला कि जो ये मुझे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया प्लस मेरे दल का जो दूसरे नेता लोग हैं उन लोगों से मालूम हुआ मुझे। अच्छा, तो तब आज सुबह या कल शाम को? कल शाम को मालूम हुआ, 4 बजे के करीब। तो आप सुना जा रहा है कि आपके साथ कोई बिना बातचीत की बगैर? अभी बातचीत नहीं की है, मगर मैं वेलकम करता हूँ बातचीत करने के लिए। अच्छा, आप खुश है कि ये जो रिबेल सांसद इसके साथ जुड़ा हुआ है? अरे अगर मेरा छोटा सा दल है, अगर ये बड़ा होगा तो क्यों ना खुश होंगे। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अभी तक हमसे इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान हो जाता है अमलिंदु जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी बड़ा बयान है कि यानी जिस पार्टी में आप विलय कर रहे हैं उस पार्टी का फाउंडर और जो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी है उसको पता ही नहीं है कि उसी पार्टी में 20 सांसद आ गए। वोट मिले थे 882, सांसद आ गए 20। बिल्कुल, ये बड़ी उनके लिए तो जैकपॉट हो गया। जैकपॉट हो गया। वो कह रहा है मुझे पता ही नहीं, मैंने तो सोशल मीडिया से सुना और न्यूज से मालूम पड़ा। ये तो वो बात हो गई कि सुबह उठे और अकाउंट में करोड़ों। हाँ, करोड़ों आ गए, लेकिन वो अकाउंट में जो करोड़ों आए थे वो चले भी जाते हैं फिर। तो वो इसीलिए खुश नहीं हो रहे हैं ज्यादा कि करोड़ों जो आ गए हैं, 20 सांसद आ गए, ये पता नहीं कब निकल लेंगे। अभी इसमें शामिल हो गए, फिर इसको उठा के बीजेपी में शामिल कर देंगे। मर्जर हो जाएगा वहां, तो पूरा का पूरा संसदीय हो जाएगा, दो तिहाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये अब जो है ये कानूनी दांव पे जो है और ज़्यादा अब फंस गया। अब ये इनके कहने के बाद जो एनसीपीआई के जनरल सेक्रेटरी और फाउंडर हैं शांतनु डे, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये 20 सांसद हमारी पार्टी में आ गए, इन्होंने मर्ज कर लिया, हमको तो सोशल मीडिया से मालूम पड़ रहा है। यानी हमारे घर में लोग आ गए और उन्होंने कह दिया कि हम आपके घर में हैं और हमें पता ही नहीं कि हमारे घर में 20 लोग आ गए। जी बिल्कुल। तो ये खेल तो जो है इसी लोकतंत्र में हो सकता है मोदी जी के काल में, अच्छे दिनों में। और वैसे भी लगातार विपक्ष तो ये दावे करता है कि लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। फिलहाल टीएमसी के बागी सांसद बुरी तरह फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, ना घर के हैं ना घाट के हैं, क्योंकि जिस तरह के जो हालात उन्होंने पैदा किए उससे अब अगर वो कोशिश भी करें ममता बनर्जी के सामने जाकर घुटने टेकने की तो शायद ही ममता बनर्जी उन्हें माफ करेंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बुरे हालात में पार्टी को फंसा दिया है उन्होंने। मतलब जिस पार्टी को इतना मेहनत से खड़ा किया ममता बनर्जी ने, उसमें इस तरह की बगावत सिर्फ सत्ता के लोभ के लिए, जिस तरह के आरोप अब इन सभी सांसदों पर लग रहे हैं, क्योंकि अभी तक यानी चुनाव वाले दिन तक, मतगणना वाले दिन तक वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए थे और नतीजे आते ही उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। इस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं और इसको लेकर लेकिन इस वक्त जो सबसे अच्छी चीज हुई है वो ये हुई है कि इंडिया गठबंधन पहले से और ज्यादा मजबूत हो गया है। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है और इससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी के सहयोगी अब परेशान है। वहीं दूसरी चीज एक और है अमलेंदु जी, वो ये कि बीजेपी भले ही अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसके पुराने सहयोगी इससे बेचैन है, चाहे वो शिंदे हो, उपेंद्र कुशवाहा तो खुलकर अब आर पार के मूड में, क्योंकि वो तो साफ बता चुके हैं कि बीजेपी किस तरह वादा खिलाफी करती है, किस तरह धोखा देती है। तो अब बीजेपी के जो पुराने सहयोगी है वो बेचैन है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये नए आने से उनकी जो वैल्यू है वो पहले से और ज्यादा खराब हो जाएगी। पहले ही बीजेपी उनकी बात नहीं सुनती है, थोड़ी बहुत जो सुनती थी वो भी अब पूरी तरह से खत्म कर देगी। तो यहां पर बीजेपी के अपने सहयोगी अब उसके लिए बगावत कर सकते हैं। दूसरी पार्टियों को तोड़ने वाली बीजेपी के लिए अब उसके अपने सहयोगी और उसके खुद के नेता भी अब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम सुनते हैं नाना पटोले को, क्या कुछ कहा उन्होंने टीएमसी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर। देखो, अभी बीजेपी और नरेंद्र मोदी किस तरह से पार्टियां तोड़ते हैं ये तो आपने सबने देखा ही है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भूतपूर्व नड्डा ने ये कह दिया था कि हम सब स्टेट पार्टियां खत्म कर देंगे, तो वो उसका काम उनका शुरू हो गया है। तो जनभावना को नज़रअंदाज कर जिस तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकारें डर बताकर स्टेट पार्टियां कैसे तोड़ रहे वो आपने सबने देखा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर मुझे बहुत चर्चा करना नहीं है। वो अब देश की जनता को पता हो गया कि लोकतंत्र को न मानने वाली
जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है उसकी असलियत अब लोगों के सामने सही रूप में आना शुरू हो गई। राम मंदिर दान घोटाले को लेकर अखिलेश यादव ने बोला है सनातन धर्म का अपमान है। बिल्कुल है। राम मंदिर की जो समिति बनी थी वो समिति के भी लोगों ने कई बार आरोप किया है कि जो पैसे हमने बीजेपी को दिए थे उसका हिसाब हमें नहीं मिला। उसके भी सोशल मीडिया पे कई चर्चाएं आपने देखी है। तो धर्म के नाम से पैसे जमा होने के बाद वो बीजेपी उसको पॉलिटिकली कैसा खर्चा करती है तो ये सबको पता है। और मुझे लगता है कि जो अखिलेश यादव ने कहा है एक प्रकार का सनातन धर्म का अपमान है। तो अभी कांग्रेस नेता को हम सुन रहे थे, इन्होंने भी यही कहा है कि टीएमसी के साथ जो किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है और हम ममता बनर्जी के साथ खड़े। उनके इस बयान के यही मायने निकल रहे हैं कि ममता बनर्जी अकेली नहीं है और ये पहले दिन से कहा जा रहा है, जब से नतीजे आए हैं तब से लगातार इंडिया गठबंधन के कई नेता ये बात सामने आकर कह चुके हैं। खासकर राहुल गांधी का वो ट्वीट बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था जिसमें उन्होंने अपने ही नेताओं को और इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं को एक तरह से फटकार लगाई थी कि आप जिस चीज पर खुश हो रहे हैं वो खुश होने की चीज नहीं है। ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय कि किस तरह से बीजेपी पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है और ये चुनाव जिस तरह से खरीदे जा रहे हैं, जिस तरह से पूरे चुनावों का जो पैटर्न है वो पूरी तरह बदल दिया जा रहा है, ये आने वाले समय में बहुत खतरनाक होने वाला है। यानी इंडिया गठबंधन उस दिन से और ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस सब को लेकर, क्योंकि मैं लगातार कह रही हूं ममता बनर्जी इस लड़ाई में अकेली नहीं है, पूरा इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा है। और इसी के चलते जो आप नेता हैं संजय सिंह, उनका भी बयान आया जो कुछ भी टीएमसी में चल रहा है। एक बार उनको भी सुन लेते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। तो संजय सिंह का बयान आना, या अभी थोड़ी देर पहले हमने नाना पटोले को सुना, उससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल, ये तमाम नेता जिस तरह से टीएमसी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं अमलेंदु जी, ये बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है इंडिया गठबंधन के लिए, जनता के लिए, क्योंकि जनता को भी ये दिख रहा है कि विपक्ष एक अच्छा विकल्प और मजबूती से, क्योंकि पिछले ही चुनावों में हम देख चुके हैं जो लोकसभा के चुनाव हुए 2024 में, जिस तरह से बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी, उसको बीजेपी तो अकेले बहुमत भी नहीं जुटा पाई। वजह यही थी कि राहुल गांधी ने नेतृत्व किया, एक भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई, इंडिया गठबंधन को एकजुट किया, एक स्ट्रेटजी तैयार की, राहुल गांधी के नेतृत्व में सब आगे बढ़े। उसका असर हमें 2024 में देखने को मिला। और अब जिस तरह से और मजबूती है, क्योंकि मतभेद पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें राहुल गांधी ने इस चीज को माना कि कुछ मतभेद हैं, लेकिन फिर भी जब बात बीजेपी की आ रही है तो सारे मतभेद मनभेद भुलाकर सब एक मंच पर आकर वहां पर दिखाई दिए। तो इसी के साथ राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान, जो लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, कि या तो 1 साल के अंदर ये सरकार गिर जाएगी या फिर इमरजेंसी लगा देगी और 2029 के लिए तो अभी से सब कुछ सेट हो चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? बिल्कुल निश्चिता, राहुल गांधी ने जो कहा वो इससे भी मालूम पड़ रहा है कि राहुल गांधी के ये कहने के बाद ही आप देखिए कि एकदम से तेजी जो है वो आ जाती है तोड़ फोड़ में। इसका मतलब राहुल गांधी ने जो कहा वो मोदी जी समझ रहे हैं कि ये परिस्थितियां पैदा हो रही हैं और वो अपनी सरकार बचाने के लिए अभी से लग गए हैं, किसी तरीके से सरकार बचे और डिलिमिटेशन करा के नए SIR के जरिए चुनाव कराएं, इस पर वो लग गए हैं। तो यानी राहुल गांधी ने जो कहा उसको मोदी जी सच करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इधर अंशतः जिस तरीके से ये 20 जो बागी कहे जा रहे हैं टीएमसी के, इनको लेकर जो है जो संविधान की 10वीं अनुसूची है, यानी दल बदल विरोधी कानून जो है, उसका पैराग्राफ जो 41(4) है, उसको पोस्ट किया है सागरिका घोष ने अपने एक्स हैंडल पर, वो हम लोग दिखाएंगे उनका ट्वीट भी। और उसमें वो साफ कह रही हैं कि ये जो ये है, ये आप बता सकती हैं क्या लिखा है उन्होंने? जी बिल्कुल, उन्होंने इंग्लिश में ये ट्वीट किया है, लेकिन मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद बता देती हूँ। उन्होंने लिखा है, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून का पैराग्राफ 4 किसी MP या MLA की सीट चली जाएगी या उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जब तक कि उनकी मूल राजनीतिक पार्टी किसी दूसरी पार्टी में विलय ना कर ले और वो या तो नई विलय हुई पार्टी में शामिल हो या मूल विलय
विलय में शामिल होने से इनकार कर दे। जरूरी शर्त यह है कि मूल पार्टी को किसी दूसरी पार्टी में विलय करना होगा या उन्हें खुद किसी दूसरी पार्टी में विलय करना होगा। मूल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर जीती गए एमपी एमएलए सीट पर रहते हुए संसद या विधानसभा के अंदर अलग गुट बनाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। कानून बिल्कुल साफ है। एक ही चुनाव चिन्ह पर सदन के अंदर कोई भी अलग गुट बनाना कानूनी नहीं है। किसी नई पार्टी में विलय करें या अयोग्य घोषित हो जाएं, वरना सदन, संसद या विधानसभा की आपकी सदस्यता गैर कानूनी होगी। बहुत बड़ी बात यहां पर सागरिका घोष ने कर दी है। और अमलेंदु जी, इससे मुझे एक बात यहां पर दिखाई देगी कि यहां पर जिस तरह से सागरिका घोष ने लिखा कि एक ही चुनाव चिन्ह पर सदन के अंदर कोई भी अलग गुट बनाना कानूनी नहीं है। यहां पर एक बात, एक तरफ मोदी सरकार कहती है एक देश एक कानून, और वहां पर दूसरी तरफ वही मोदी सरकार एक सदन के अंदर एक ही चुनाव चिन्ह पर आए दो अलग गुट बनाने की बात यहां पर रणनीति चल रही है। क्या अजीब बात है। रणनीति चल रही है। महाराष्ट्र में दो पार्टियां आपने इसी तरीके से तोड़ी है। लोकसभा के अंदर आपने मतलब 2 शिवसेना लोकसभा के अंदर और 2 एनसीपी लोकसभा के अंदर, तो ये सब आपने किया। इसी तरीके से आप यहाँ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल ही अलग खेल है। ये बिल्कुल मतलब यहाँ तो और उससे आगे बढ़कर खेल है। लेकिन अब यहाँ जो फंसे हैं वो फंसे हैं स्पीकर ओम बिरला। हालांकि सबका मानना यही है, आम धारणा यही है कि ओम बिरला साहब करेंगे वो जो बीजेपी कहेगी। वो कानून सम्मत काम कतई नहीं करेंगे, भले ही सुप्रीम कोर्ट से वो उनका फैसला जो है खारिज हो जाए, उसको गलत ठहरा दिया जाए, लेकिन जब वो ठहराया जाएगा तब ठहराया जाएगा। फिलहाल तो बीजेपी के लिए काम कर ही देंगे, तो ये यही करेंगे। लेकिन ये सोचना तो इन सांसदों को था जो ये जा रहे हैं। अब शताब्दी रॉय कह रही है कि हमने जो है वो पार्टी पर दावा नहीं किया है। भाई या तो आप पार्टी पर दावा करते कि आप असली टीएमसी हैं, तब तो ये मामला चुनाव के पास जाता कि असली टीएमसी कौन है, तब तो आपका ये बात बनती थी कि टीएमसी भाई अलग हो गई है। आपने उस पर दावा भी नहीं किया। आप कह रहे हैं हमने 2/3 सांसद जो हैं हमने अपना मर्जर कर लिया, तो ये मर्जर आप नहीं कर सकते। ये संविधान का जो 10वीं अनुसूची है, दल विरोधी कानून, वो साफ तौर पर कहती है कि विलय मूल पार्टी को करना होगा। अगर मूल पार्टी विलय करती है और ये 2/3 कहते हैं कि हम नहीं विलय कर रहे हैं, तब तो आप बचे रह जाते। बिल्कुल कि भाई हम तो नहीं जा रहे, ये विलय कर रहे हैं, हम तो इस पार्टी इस सिंबल पे जीत के आए थे, ये पार्टी विलय कर रही है तो करे। लेकिन अगर पार्टी विलय नहीं कर रही है तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते। यहीं आकर सारा पेंच फंस रहा है और यहीं आकर ये सब फंस गए हैं। अंशिता जी बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि बात फंसने की हो रही है, टीएमसी के बागी सांसदों के फंसने की बात हो रही है और इसके चलते बीजेपी भी फंस गई है। ओम बिरला सबसे ज्यादा यहाँ पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर अब वो करेंगे तो क्या करेंगे। बीजेपी के कहने पर, मोदी सरकार के इशारे पर इन्हें मान्यता देंगे। अगर मान्यता देंगे तो वो कानून का उल्लंघन होगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में यह अयोग्य घोषित होना है, ये तय माना जा रहा है। सागरिका घोष ने जिस तरह से पूरे विस्तार से समझाया है, पूरा एक तरह से समझा दिया है कि किस तरह से अयोग्य घोषित हो जाएंगे, ये सारी बात समझ में आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला टिकने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर फंसती हुई मोदी सरकार एक और मुद्दे पर दिख रही है अमलेंदु जी, और वो मुद्दा है जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो गया है। अब किसी तरह का युद्ध नहीं होगा, जो बात इतने दिनों से आ रही थी। हालांकि ट्रंप बहुत दिनों से चाह रहे थे कि ये मामला सुलझ जाए और किस तरह का जो मतभेद चल रहे हैं, जो ये युद्ध के हालात वहां बने हुए हैं, वो अब शांत हो जाएं, क्योंकि लगातार ट्रंप की एक कोशिश थी, वो भाग रहे थे जंग से क्योंकि नुकसान उन्हें ही हो रहा था। भले ही वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम हावी हो रहे हैं, हमने ईरान का ये तोड़ दिया है, वो तोड़ दिया है, हम उन पर हावी हैं, हमारा कब्जा हो रहा है हॉर्मुज़ पर। लेकिन ईरान ने पूरी तरह बता दिया कि वो कहीं भी अमेरिका उनके आगे इस वक्त टिक नहीं रहा है। आखिरकार हालांकि आकर अब समझौता हो गया है, पर इसमें मोदी सरकार बुरी तरह फंस गई, और वो ये कि क्या अब पेट्रोल डीजल या जो दूसरी महंगी हुई हैं चीजें वो सस्ती होने जा रही हैं। हाँ, वो सस्ती हो रही हैं कि नहीं हो रही है। दूसरा बात कि पेट्रोल डीजल के दाम अब कम होंगे कि नहीं होंगे। अभी तो आपने कहा कि सब चीज़ युद्ध चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब दाम कम होंगे तो कम करोगे। बिल्कुल। और ये बात पवन खेड़ा ने बाकायदा एक ट्वीट करके उन्होंने सीधे तीखे सवाल पूछ लिए हैं। हम पढ़ सकते हैं पवन खेड़ा के ट्वीट को। उन्होंने लिखा है, हमें बताया जा रहा था कि भारत की बेहाल अर्थव्यवस्था की वजह अमेरिका ईरान की जंग है। हर महंगाई, हर गिरावट और हर परेशानी का दोष सरकार की नीतियों पर नहीं, पश्चिम एशिया के तनाव पर था। अब जब जंग खत्म हो गई है तो मोदी जी का बहाना भी खत्म हो जाना चाहिए। क्रूड ऑयल के दाम कम होंगे, सप्लाई चेन सामान्य होगी, मांग स्थिर होगी। स्वाभाविक रूप से इसका फायदा देश के ग्राहकों को भी मिलना चाहिए। मतलब ये कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी और एलएनजी के दामों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेकर कटौती की जानी चाहिए। क्या इस खुशखबरी का ऐलान मोदी जी फ्रांस से ही करेंगे या फिर देश को उनके वापस लौटने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पीएम मोदी अभी विदेश दौरे पर हैं। हालांकि ये भी चर्चा
चर्चा में ही है। ये भी चर्चा में, लेकिन अंशिता जो पवन खेड़ा कह रहे हैं कि विदेश ही करेंगे, भाई जब दाम बढ़े थे तब तो मोदी जी का इंतजार नहीं किया गया, मोदी जी विदेश में ही थे जब दाम बढ़ने की घोषणा की गई, बिल्कुल है ना। मोदी जी विदेश में थे तब तक 2 बार दाम बढ़ गए थे, तो जब मोदी जी के विदेश में रहते हुए दाम बढ़ सकते हैं तो मोदी जी के विदेश में रहते हुए दाम कम क्यों नहीं हो सकते। अच्छा, और ये पवन खेड़ा ही नहीं कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो घोषणा की है कि अब स्थायी तौर पे जो है युद्ध बंदी हो गई, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि अब दुनिया में तेल की कीमतें कम होंगी, जहाज अब जो फर्राटा भरेंगे हॉर्मुज स्ट्रेट से। तो जब डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल की कीमतें कम होंगी, पूरी दुनिया में कीमतें कम होंगी, तो भाई मोदी जी भारत में कम क्यों नहीं होंगी, अब तो सवाल है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल यहाँ पर है और पवन खेड़ा ने बहुत सही समय पर बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर कर दिया है। वहीं इस पूरे समझौते को लेकर जैसे कि हम बता दें आपको, शहबाज शरीफ ने इसकी जानकारी दी थी, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी, ईरान की तरफ से भी आखिर में ये कहा गया कि हाँ आखिरकार ये समझौता हो गया है। लेकिन इस समझौते के साथ ही भले दुनिया में खुशियां भी मनाई जा रही हैं, लेकिन भारत में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क सरकार के सामने लग गया है कि अब मोदी सरकार क्या कहेगी, क्या जल्दी सस्ता होने वाला है दाम। हालांकि सवाल तब भी उठे थे कि महंगा होने पर बढ़े, जबकि मनमोहन सरकार से उसकी तुलना की गई कि मनमोहन सरकार में इससे ज्यादा था क्रूड ऑयल, तब भी पेट्रोल डीजल के दाम यहां पर कम थे, लेकिन मोदी सरकार वहां पर फेल होती हुई दिखाई दी। पीएम मोदी जैसे ही इधर चुनाव के नतीजे आए, अगले 2-3 दिनों में पीएम मोदी ने तुरंत ये कह दिया कि सोना मत खरीदिए, विदेश यात्रा पर मत जाइए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए और पेट्रोल डीजल की खपत को थोड़ा सा कम कीजिए। और यहाँ पर लेकिन खुद पीएम मोदी विदेश दौरे पर चले जाते हैं, खैर वो अलग मुद्दा है। ये आह्वान करने के बाद कि जनता सोना नहीं खरीदे, पेट्रोल नहीं खरीदे, मोदी जी की ये दूसरी विदेश यात्रा हो गई। बिल्कुल 5 देशों की पहले और 3 की शायद अब गए हैं, बिल्कुल, है ना। तो इस वक्त फ्रांस में, इस समय फ्रांस में है और फ्रांस से जो अब बड़ा वहाँ का लुत्फ उठा रहे हैं और वो खूब वायरल हो रहा है कि वो वहाँ की जो फोटोग्राफर हैं उन्होंने फोटो ले लिया तो उसमें दोनों टेलीप्रॉम्प्टर आ गए सामने, कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं पाए। खैर वो अलग का मसला है, वो मुद्दा अलग है, लेकिन फिलहाल सवाल यहाँ पर ज्यादा बड़ा है कि आखिर पेट्रोल डीजल के दाम या दूसरे जितने भी दाम अभी बढ़ाए गए हैं सीएनजी के, उसकी ब्रेकिंग कब आने वाली है अमलेंदु जी, ये बड़ी बात है। ये भी क्या रात के 8 बजे जाके घोषणा होगी राष्ट्र के नाम संबोधन में जी, या बिना उसके घोषणा हो जाए? तो इंतजार 8 बजे तक का करना चाहिए। हाँ, आज 8 बजे तक का इंतजार करना चाहिए। हालांकि पवन खेड़ा ने बड़ा सवाल कर दिया है कि वहीं से ही आप ऐलान करेंगे अब कि भारत आकर करेंगे संबोधन, तो वहां से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। जितनी जल्दी बढ़ाए गए थे क्या उतनी जल्दी से घटाए जाएंगे, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया। और इसको लेकर जिस तरह से समझौता हुआ है, इस पर राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है, जयराम रमेश की भी प्रतिक्रिया आई है। सबसे पहले राहुल गांधी का ट्वीट हम पढ़ लेते हैं, उन्होंने क्या कुछ लिखा है। तो राहुल गांधी के साथ साथ पूरी जो है कांग्रेस की तरफ से इस पे एक तरह से खुशी जाहिर की गई है, क्योंकि युद्ध के हालात ठीक नहीं है। किसी भी देश के लिए युद्ध अगर होता है तो वो बहुत ही बुरा समय होता है, वहाँ की जो जनता होती है उसको उस युद्ध से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, और इसीलिए युद्ध अगर समाप्त हो रहा है स्थायी तौर पर तो यहाँ पर ये बड़ी खबर है। और इसी को लेकर राहुल गांधी की तरफ से भी इस पर बयान आया है, उन्होंने लिखा, बयान है राहुल गांधी का, और कल जो घटना हुई थी उस पर आया है कि जिस तरीके से अमेरिका ने हमारे 3 जो थे वो मर्चेंट नेवी के कर्मचारियों को मार दिया, हमला करके हमारे जहाज़ों पे, और उस पर जब हमारे विदेश मंत्री ने बात की तो वहाँ के विदेश मंत्री ने, अमेरिका के विदेश मंत्री ने डांटा। जी बिल्कुल, तो उस कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम का टैग दिया राहुल गांधी ने। लेकिन फिलहाल हम जयराम रमेश का भी ट्वीट यहाँ पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे के बाद, यानी जब समझौते की खबर आ गई उसके बाद उन्होंने भी सवाल उठाए हैं यहाँ पर, मोदी सरकार से पूछे हैं सवाल, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पवन खेड़ा ने लिखे हैं। बहुत लंबा ट्वीट जयराम रमेश की तरफ से किया गया है। उन्होंने भी कहा है कि अब सस्ता कब होने जा रहा है, जो दरें बढ़ाई गई थी उसमें सस्ता कब होगा, कब उसकी गिरावटें की जाएंगी, ये एक बड़ा जो है ट्वीट जयराम रमेश की तरफ से किया गया। मैं चाहूंगी कि हमारी स्क्रीन पर वो ट्वीट लाया जाए, काफी लंबा ट्वीट है, जैसे कि हम देख सकते हैं। जयराम रमेश ने लिखा, यह खबर स्वागत योग्य है कि अमेरिका और ईरान 19 जून को जिनेवा में पश्चिम एशिया में शत्रुता रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। भले ही पूरी जानकारी अभी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की गई है, सबको उम्मीद है कि दोनों देश और साथ ही इजरायल भी इस समझौते का पालन करेंगे, भले ही अंतरिम प्रकृति का हो, और यह समझौता आगे चलकर अधिक स्थायी सामान्यीकरण का रास्ता खोलेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट के बिना किसी प्रतिबंध के फिर से खुलने से भारत को निश्चित रूप से बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद संरचनात्मक समस्याएं जल्द ही दूर हो जाएंगी। ये चिंताएं पश्चिम एशिया में
मौजूदा युद्ध से पहले की हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा के सिर्फ 2 दिन बाद शुरू हुआ था। रुपया 1 वर्ष से अधिक समय से काफी दबाव में था और डॉलर की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ता जा रहा था। निजी निवेश की दरें, जो जीडीपी वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारण है, कई वर्षों से सुस्त रही हैं। ये मांग में धीमी वृद्धि का परिणाम है, जो बदले में इन कारणों से पैदा हुई है। पिछले 1 दशक में वास्तविक मजदूरी में ठहराव, चीन से आयात की डंपिंग पर रोक लगाने में मोदी सरकार की विफलता, जिसके कारण रिकॉर्ड व्यापार घाटा हुआ है और खासकर रोजगार पैदा करने वाले एमएसएमईज की वृद्धि खतरे में पड़ी है। टैक्स अधिकारियों और जांच एजेंसियों की दी गई अनियंत्रित शक्तियों के कारण कुल मिलाकर निवेश माहौल का खराब होना। पाकिस्तान, जिसे नवंबर 2008 में मुंबई में आतंकी हमलों को अंजाम दिलाने के बाद भारत ने सफलतापूर्वक अलग थलग कर दिया था, अब लगता है कि उसने नया क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव हासिल कर लिया है। पाकिस्तान के रणनीतिक ढांचे में चीन की गहरी पैठ के कारण यह स्थिति भारत की विदेश नीति के लिए गंभीर भू राजनीतिक चुनौती बन गई है। पीएम मोदी से उम्मीद करना बहुत ज्यादा होगा कि वे इजरायल के प्रति अपनी अंधभक्ति और बिना शर्त समर्थन पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन मानवीय पहलुओं और लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धताओं से अलग हमारा राष्ट्रीय हित उस संतुलन की मांग करता है जो पीएम मोदी ने नहीं दिखाया है। जयराम रमेश ने बहुत बड़ी चिंता यहां पर व्यक्त की है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि इस मामले में, यानी जब ये युद्ध की समाप्ति या कह सकते हैं समझौते की खबर आई, तो उसकी जानकारी सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दी है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दी। वहीं दूसरी तरफ जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उसके सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। यानी पाकिस्तान और अमेरिका नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी का संकेत जयराम रमेश ने अपने बयान में दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, जयराम रमेश ने इसी का संकेत दिया है और ये साफ तौर पर ये संकेत दिया है कि भारत में जो अर्थव्यवस्था बिगड़ना शुरू हो गई थी वो तो इस युद्ध से पहले से है। रुपया पहले से टूट रहा है, डॉलर पहले से मजबूत हो रहा है और तेल की कीमतों को लेकर भी बातें पहले से हो रही हैं। तो इसका युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था के डूबने का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। ये साफ तौर पर मोदी सरकार की नीतियों की असफलता है, इसकी आर्थिक नीतियों की असफलता है। तो इसलिए अगर आप ये सोचें कि वहाँ जंग बंद हो गई है तो उससे यहाँ की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, तो ये नहीं सुधरने वाली है। मोदी जी इस गफलत में आप भी ना रहिए और देश भी ना रहे। बिल्कुल, भारत को किसी भी तरह के अब बहकावे में ना रखें, ये कहा है, साफ साफ चेतावनी दे दी। और जैसा कि लगातार देखा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से जो भी भविष्यवाणी की जाती है या जो भी चेतावनी भारत की जनता को दी जाती है वो सच साबित होती है। राहुल गांधी ने कहा था नतीजे आते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे और ठीक वैसा ही हुआ। अब इंतजार है कि पीएम मोदी या मोदी सरकार के कोई मंत्री आकर कब ये ऐलान करेंगे कि पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती कर दी गई है। सही बात कही कि जब सबसे अपील की जा रही थी कि पेट्रोल कम खरीदो, तब तो सारे विभागों के सचिव आकर घोषणा कर रहे थे कि पेट्रोल कम खरीदो और क्यों कम खरीदो, कैसे, ये सब। अब देखते हैं कि कितने सचिव आकर कहते हैं कि अब दाम कम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात यहाँ पर है। यानी देखा जा सकता है कि चाहे मामला टीएमसी का हो, पश्चिम बंगाल का हो, या फिर ईरान अमेरिका युद्ध हो, या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो सेंध लगाने की कोशिश की गई थी और 9 के 9 सांसदों ने उस बैठक में शामिल होकर ये जवाब बीजेपी और शिंदे गुट दोनों को दे दिया कि हम एकजुट खड़े हुए हैं। यानी हर जगह पर बीजेपी का ऑपरेशन लोटस हो या फिर ऑपरेशन टाइगर हो या फिर ईरान और जो ये अमेरिका युद्ध चल रहा था, इसकी आड़ में भारत की बेहाल होती अर्थव्यवस्था को छिपाने की कोशिश की गई हो। हर जगह पर मोदी सरकार या बीजेपी फेल होती दिखाई दे रही है, बुरी तरह से फंसी हुई दिखाई दे रही है और इसी पर हमने चर्चा की। लगातार इस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेरे दर्शकों का इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए और इसी तरह देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।